हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। और इस एक्ट का जो ऑफिशियल नेम था वो था इंडियन काउंसिल्स एक्ट, पर इसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे मॉर्ले, और जो इंडिया के गवर्नर जनरल या वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। तो इन्हीं के नाम पे इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म से पॉपुलरली जाना जाता है। ये आया था 1909 में। और ये किस लिए लाया गया, इसका क्या बैकग्राउंड था, और इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए और इनका क्या परिणाम निकला, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मॉडल मिंटो रिफॉर्म से पहले उसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आने से पहले कुछ साल पहले बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया गया। एक तरफ बना दिया गया मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल, जिसे ईस्ट बंगाल और अब करंट बांग्लादेश कहलाता है जो, और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल बना दिया गया, जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस था। तो ये बनाया इसलिए गया था ताकि इंडिया के अंदर जो नेशनल मूवमेंट है उसको कमज़ोर किया जा सके। पर इसका असर उल्टा ही निकलता है, देश के अंदर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और कांग्रेस पार्टी काफ़ी पॉपुलर हो जाती है लोगों के बीच में। तो इसी बीच कांग्रेस के अंदर भी दो दल होते हैं। एक होते हैं मॉडरेट्स, या इन्हें नरम दल भी कहते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, इनको गरम दल भी कहते हैं। तो इन दोनों के मेथड्स में फ़र्क होता है। मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में ही बिलीव करते थे, और एक्सट्रीमिस्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जैसे मास मूवमेंट करने में बिलीव करते थे। तो ब्रिटिशर्स ये चाह रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके से दरार लाई जा सके। तो अपनी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज़ करते हुए वो मॉडरेट्स को कहते हैं कि आप अगर एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो जाओ तो हम आपको कंसेशंस दे देंगे। और अल्टीमेटली होता भी यही है। मॉडरेट्स इस जाल में फंस जाते हैं और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हो जाती है, और अल्टीमेटली इनको ही अपीज़ करने के लिए ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स लाए गए। तो देखते हैं अब इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस दिए गए थे। तो इस एक्ट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ा दिया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों ही लेवल पर। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसकी संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी सीटें बढ़ा दी गई, पर वहाँ पर इतना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में तो संख्या बढ़ा के 50 कर दी गई, और यूपी में भी 50 कर दी गई बढ़ा के, और असम, बर्मा और पंजाब में बढ़ाकर 30 कर दी गई। इसी के साथ जो मेंबर्स इलेक्ट होने हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई। हालांकि ये जो इलेक्ट करने का सिस्टम था मेंबर्स का, ये डायरेक्ट नहीं था, ये इनडायरेक्ट था। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो पहले लोकल बॉडीज़ इलेक्ट करेंगी एक इलेक्टोरल कॉलेज को। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज मेंबर्स को इलेक्ट करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए, और ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के लिए मेंबर इलेक्ट होंगे ये इलेक्ट करेंगे मेंबर्स को सेंट्रल लेजिस्लेचर के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इनडायरेक्ट सिस्टम था यहाँ पर वोटिंग का। उसी के साथ एक जो इसकी बहुत बड़ी खामी थी इस मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स की, वो थी कि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया मुस्लिम्स के लिए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये भी जान लेते हैं पहले। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि मान लो एक कम्युनिटी के लोग हैं, तो ये जो लोग हैं, लीडर्स जो इनके लिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा वो भी इन्हीं के अंदर से लिया जाएगा, और इसको वोट भी सिर्फ इसी कम्युनिटी के लोग दे सकते हैं। जबकि नॉर्मल इलेक्शन में या रिजर्वेशन में ये होता है कि मेंबर तो इन्हीं का ही इलेक्ट किया जाएगा, पर उसे वोट सारी जनता दे सकती है। तो इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट ला के यहाँ पर कम्युनलिज्म का बीज बो दिया जाता है, और यही बाद में जाके पार्टीशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। क्योंकि इसके बाद से जितने भी एक्ट आते हैं उसके अंदर ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम के रखे थे उनकी रिप्रेजेंटेशन हर बार और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। और यहाँ पर भी इस एक्ट के अंदर भी जो संख्या थी वो एक्सेस में रखी गई। मुस्लिम पॉपुलेशन के जो रिप्रेजेंटेशन के जो इलेक्टोरेट की संख्या थी। तो और बाकी प्रोविज़न देखते हैं। जो लेजिस्लेचर्स की पावर थी वो थोड़ी बढ़ा दी गई। लेजिस्लेचर अब अपनी रेजोल्यूशन पास कर सकते थे,
पर मेन चीज़ वही थी, गवर्नर के पास अभी भी अल्टीमेट पावर थी, वो आगे जाके इन्हें वीटो कर सकता था, हटा सकता था। तो असली पावर अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ ही थी। इसके साथ क्वेश्चन पूछ सकते थे। ये तो खैर 1892 के एक्ट में ही पावर आ गई थी कि हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अब उसके साथ ही सप्लीमेंट्री की भी पावर आ गई। इसका क्या मतलब है? बेसिकली हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट की किसी चीज़ पे, और उसके बाद जो जवाब आएगा हम उसके ऊपर दोबारा से उस जवाब के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये होता है सप्लीमेंट्री। तो ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पावर ला दी गई। फिर वोट कर सकते हैं सेपरेट आइटम्स ऑफ द बजट पे, पर बजट एज अ होल कुड नॉट बी वोटेड अपॉन। इसका मतलब यह है कि बजट अभी भी 75% से ज़्यादा ब्रिटिशर्स ही डिसाइड करते थे, और बाकी के 25% पे हम चर्चा कर सकते थे थोड़ी बहुत। तो बेसिकली सारी पावर्स अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी। उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चेंज आया वो था कि जो वायसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसके अंदर एक इंडियन बिल इलेक्ट किया जा सकता था, और पहले इंडियन जो इसके लिए इलेक्ट किए जाते हैं वो बनते हैं सत्येंद्र सिन्हा। ये इलेक्ट किए गए थे 1909 में। उसी के साथ जो इंडिया काउंसिल था, जो लंदन में बैठा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करता था, उसके अंदर 2 इंडियंस अब अपॉइंट किए जा सकते थे। तो ये थे सारे मॉर्लेमेंटरी रिफॉर्म्स के प्रोविजंस। अब इनका जो फाइनल रिजल्ट था वो कुछ इस तरीके से था। जो इनका सिग्निफिकेंस था वो यही था कि असली पावर अभी भी सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। जो नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो अभी भी इलेक्टेड मेंबर्स से काफ़ी ज़्यादा थे, और सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम लाके यहाँ से कम्युनलिज्म की शुरुआत हो जाती है। तो ये थे मॉर्लेमेंटरी रिफॉर्म्स। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।